नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी। आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट यूट्यूब चैनल। खबरों के पास पोस्टमार्टम में हम आज भारत के वार्षिक बजट पर बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो हालात पैदा हो गए हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, सारे काम रुक गए हैं, उस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत से जुड़ने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए बेकरार है, इस पर हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बजट को। हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वार्षिक बजट पेश करेंगी। ये वर्ष 2023-24 के लिए बजट होगा। 2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। वित्त मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों और विभागों से इस पर मंत्रणा करना शुरू कर दिया है। इस बीच उद्योग जगत के जानकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच सरकार का ध्यान इस बार बजट में निरंतरता के साथ साथ विकास की उच्च दर को बनाए रखना भी है। व्यापक तौर पर देखें तो वर्ष 2023-24 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्माण क्षेत्र और विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी नीतिगत घोषणाएं कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव को सीमित करने के लिए बजट 2023 पिछले वर्ष की तरह लोक लुभावन बजट होने के बजाय व्यवहारिक बजट होगा, ऐसा माना जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2023-24 के बजट में ऐसी नीतियों को प्राथमिकता दे सकती है जिससे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने में मदद मिले। इससे वैश्विक स्तर पर भारत अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानते हुए खुद को स्थापित कर सकता है। देश में तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनियों के बीच निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं, ताकि वे घरेलू स्तर पर ही भरोसेमंद समाधान उपलब्ध करा सकें। देश की अर्थव्यवस्था में ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक आधुनिक युग की निर्माण तकनीकों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भविष्य में देश के स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से गेम चेंजर साबित हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार से कुल मिलाकर ये उम्मीद की जा रही है कि वे ऐसी घोषणाएं करें जिससे वर्तमान में और भविष्य में स्थिर विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली के हालात ठीक नहीं हैं, विकास कार्य ठप हो गए हैं, योजनाएं बंद हो गई हैं, यहाँ तक कि ठेकेदारों और कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो गया है। ये सब हुआ है दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के बीच उपजे विवाद से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 2016 वाले हालात लौटने लगे हैं। सरकार के कामकाज ठप हो रहे हैं, कई योजनाएं ठहर गई हैं, नई परियोजनाओं पर काम रुक गया है, तमाम कर्मचारियों और ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। चुनी हुई सरकार एलजी के इशारे पर नौकरशाही पर काम करने का आरोप लगा रही है और अफसर कह रहे हैं कि वो नियम के हिसाब से काम चाहते हैं। चुनी हुई सरकार इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा की समितियों में भी अधिकारियों को तलब कर रही है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं, मामला जस का तस है। चुनी हुई आप सरकार के सूत्र बताते हैं कि नौकरशाही द्वारा असहयोग के परिणामस्वरूप राजधानी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है। सरकार की माने तो उन्होंने जानबूझकर और बार बार निराधार प्रश्न उठाकर विभिन्न विभागों को भुगतान करने में देरी की है। इससे सरकार की नीतियां और सार्वजनिक सेवाओं को निर्बाध रूप से चलने देने में मुश्किल आ रही है। अधिकारी कहते हैं कि फाइलों में कई तरह की अनियमितताएं होती हैं, जिसके कारण वित्त विभाग इस बारे में सवाल उठाता है। परिवहन विभाग ने बसों पर मार्शल तैनात करने के लिए कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली, ये अधिकारियों का कहना है। सरकार का कहना है उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें 300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना था। विभाग को इस मामले में कैबिनेट और एलजी की अनुमति लेने के लिए कहा गया है। रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन देने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन सरकार फिर भी उन्हें इस धनराशि का भुगतान कर रही है। अधिकारी कहना है कि उन्हें फिर से एक बार योजना बनाने और पेंशन देने के लिए कोष बनाने की सलाह दिल्ली सरकार को दी है। एलजी के मौखिक और अनौपचारिक निर्देश के आधार पर नगर निगम चुनाव 2022 से ठीक 3 महीने पहले तक सभी मोहल्ला क्लिनिकों में बिजली, किराया, लैब टेस्ट और डॉक्टर के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। नतीजा ये हुआ है कि वित्त और स्वास्थ्य विभाग ने भुगतान में देरी के लिए आपत्तियां उठानी शुरू कर दी हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में आने वाले मरीजों को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को तलब किया तो वो ना आए, न टेलीफोन उठाया और ना ही कोई संदेश दिया। केवल 5 मई 2022 से 13 अक्टूबर 2022 की अवधि में शीतकालीन प्रदूषण कार्य योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर
चर्चा करने के लिए पर्यावरण मंत्री द्वारा 20 बैठकें बुलाई गई। इनमें केवल एक बैठक में पर्यावरण और वन विभाग के प्रमुखों ने भाग लिया, बाकी सभी को बिना स्पष्टीकरण के छोड़ दिया गया। कोई भी अधिकारी सरकार की बैठकों में शामिल नहीं हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप है। आम आदमी पार्टी सरकार ने जीटीबी अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मधुमेह मतलब शुगर पर एक शोध केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई थी, जिसे अधिकारियों ने ठप कर दिया है, ये आरोप लगाया गया है। दिल्ली सरकार प्रतिदिन 17,000 लोगों के लिए मुफ्त योग कक्षाएं आयोजित करती है। इस चल रहे कार्यक्रम को नवंबर 2022 के बाद और विस्तार देने से मना कर दिया गया। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अधिकारी द्वारा उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, ये आरोप भी सरकार ने लगाया है। दिल्ली फूड ट्रक पॉलिसी की घोषणा मार्च 2022 के महीने में रोजगार बजट के हिस्से के रूप में की गई थी। उप मुख्यमंत्री ने अप्रैल मई 2022 के महीनों में नीति पर चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए कई समीक्षा बैठकें की। नीति का मसौदा जुलाई 2022 में मंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाना था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी पर्यटन विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि दिल्ली का विकास, प्रदेश सरकार, वहाँ के अफसर और एलजी के बीच जो संबंध, जो रिश्ते खत्म हुए हैं, जो बिगड़े हैं, उस पर आकर ठप हो गया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं, इस गंभीर वित्तीय संकट में है, कई तरह की परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके पास जो इस समय है वो है पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बलूचिस्तान में लोगों का प्रदर्शन। वहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके इस क्षेत्र को भारत के लद्दाख में शामिल कर दिया जाए। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदपूर्ण नीति से तंग आ चुके हैं। अब वो भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया और उनका शोषण किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को दोनों देशों को जोड़ने वाली कारगिल रोड को खोलने की मांग करते हुए देखा जा सकता है। देश भर में पाकिस्तान में गेहूं के आटे की बहुत ज़्यादा कमी है। बलूचिस्तान में उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष, पाकिस्तान तालिबान द्वारा हमले और गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ पीओके लोगों का, जो पीओके के लोग हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। निर्वासित पीओके नेता शौकत अली कश्मीरी भी पीओके में लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने के लिए दिसंबर से अलग अलग देशों में जाकर बैठकें कर रहे हैं, क्षेत्र की असलियत दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं। हाल ही में जिनेवा में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने 1948 से इस क्षेत्र का प्राकृतिक संशोधनों का दोहन किया है और बदले में पीओके के लोगों को बेरोजगारी और निर्वासन दिया है। अधिकांश लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पीएम ने भी स्वीकार किया है कि उनके पास अब कोई मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। देश भर में अपने लोगों के लिए कठिनाइयों के बीच पीओके के निवासी भूमि के स्वामित्व पर पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीति, असंख्यक परिवर्तन, करों में बढ़ोतरी, बिजली कटौती, भोजन जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। भारत के विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर की रियासत पर आक्रमण करने के बाद पीओके बनाया गया था। पाकिस्तानी सेना और आदिवासी हमलावरों के हमलों के तहत महाराजा हरि सिंह ने भारत से सेना की मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी रियासत पर कब्जा करने से रोक दिया था। अब 7 दशक 70 साल बाद पाकिस्तान एक वित्तीय और मानवीय संकट से फंस गया है। भारत अपने आर्थिक और वैज्ञानिक मापदंडों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपनी सैन्य शक्ति में सुधार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भारतीय पक्ष ने अपने मानव सूचकांक संकेतकों में काफ़ी प्रगति की है। अब पीओके कम मानव विकास के साथ आर्थिक प्रगति से वंचित रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के हिस्से का कश्मीर लगातार विकास कर रहा है और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लगातार पिछड़ रहा है। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत निम्न स्तर पर आ गया है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आसपास की कुछ चुनिंदा खबरों पर नजर डालते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इंदिरा गांधी कला केंद्र में स्वच्छता भागीदारी समारोह का आयोजन किया। इसमें नोएडा की कई संस्थाओं को सम्मानित किया गया। प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने शहर को साफ और सुंदर रखने की अपील की है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर 6 स्थित
इंदिरा गांधी कला केंद्र में स्वच्छता भागीदारी समारोह का आयोजन कर शहर की विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी को सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। स्वच्छता भागीदारी सम्मान समारोह में नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने नोएडा क्षेत्र में काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों, वेंडरों, स्वच्छता के प्रति सतर्क नागरिक और विभिन्न संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सोचता है, अगर हम अपने बारे में और अपने शहर के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो वही पॉजिटिव थॉट हम दूसरों की तरफ भी स्प्रेड करेंगे। ये भी हमें सोचने की जरूरत है। और जहां हम रहते हैं, हम ये सोच लें कि हम यहाँ रहते हैं, शहर गंदा है, हम उसकी बुराई करेंगे तो ये तो गवर्नमेंट या अथॉरिटी की बुराई हो गई। ऐसा नहीं है। जहां आप रहते हैं, घर साफ रखा है लेकिन घर के बाहर कूड़े का ढेर है, तो ये केवल अथॉरिटी या सरकार की गलती नहीं है, ये वहां के नागरिकों की भी गलती है। तो ये लेकिन जब तक सोच नहीं आएगी तब तक जो हमारा ये गैप है वो नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि हर घर पे एक सफाई कर्मी 24 घंटे खड़ा हो ऐसा संभव नहीं है। स्वच्छता के प्रति स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा ने विगत वर्षों में कई रैंक की प्राप्ति की है। वर्ष 2019 में 150वीं रैंक के बाद नोएडा ने वर्ष 2020 में 25वीं रैंक प्राप्त की थी। 2021 में क्लीनेस्ट मीडियम सिटी की उपाधि और 2022 में बेस्ट सस्टेनेबल सिटी की उपाधि हासिल की है। इसके अलावा नोएडा ने गार्बेज फ्री शहरों की रैंकिंग में 5 स्टार रैंकिंग अर्जित की है। नोएडा को और भी अधिक ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाने और स्वच्छ शिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय पर एक समारोह का आयोजन हुआ। यहाँ सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे। मकर संक्रांति के पर्व पर भाजपा महानगर कार्यालय पर समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सुंदरकांड का पाठ हुआ और भाजपा के 37 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ पूरे विधि विधान से हवन पूजन किया गया। सुंदरकांड पाठ का आरंभ केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने किया। यहाँ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। रिपोर्ट, यूं करवट। गाजियाबाद में कुत्तों के आतंक की लड़ाई सड़क से चुनाव तक आ गई है। अभी हाल ही में राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी में इसको लेकर झगड़ा भी हुआ था। अब फ्लैट ऑनर्स फेडरेशन भी इस विवाद में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो आगामी चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है। राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में आवारा कुत्तों को लेकर चल रहा विवाद सड़क से चुनाव तक पहुंच गया है। फ्लैट ऑनर्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन में एक बड़ा वोट बैंक रहता है। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इससे निजात दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। एक्सटेंशन की करीब 250 सोसाइटी मिलकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगी और इस ज्ञापन के रूप में सीएम को सौंपेंगी। हाईराइज बिल्डिंग्स में है, लेकिन वो आज आतंक के साए में जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने फ्लैट से निकलकर ना तो पार्क में घूमने जा सकते, ना महिलाएं घर से निकलकर फ्लैट से निकलकर कहीं दुकान पर कोई अपनी दैनिक उपभोग की जो सामग्री है वो लेने जा सकती, ना छोटे बच्चे खेल सकते। तो इसलिए हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्या जानवरों का जो वो है अपना अधिकार है, महत्व है, क्या इंसानों से बढ़कर है? और हम ये भी कहते हैं कि हम जानवरों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम सभी ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं। हमसे ज्यादा जानवरों के जान कितना प्यार करना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए, हमसे ज्यादा वो व्यापारिक संस्थान जो कि कथित एनजीओ है वो चलाने वाले नहीं जानते हैं। एक्सटेंशन की सोसाइटी के लोग इन दिनों आवारा कुत्तों के आतंक से बेहद परेशान हैं। यहाँ लोगों ने अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए आवास लिए थे, लेकिन अब वो डर के साए में जी रहे हैं। हाल ही में नगर निगम ने बोर्ड बैठक में सोसाइटी के अंदर कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का प्रस्ताव पास किया था।
फेडरेशन का आरोप है कि निगम के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। अगर नगर निगम ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आरोप ये भी लगाया कि सोसाइटी में कुछ संगठन बन गए हैं जो कुत्तों के संरक्षण के नाम पर लोगों से चंदा वसूल रहे हैं। प्रशासन से इन एनजीओ की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। हाल ही में रिवर हाइट्स सोसाइटी में कुत्तों को लेकर 2 महिलाओं के बीच मारपीट भी हो गई थी। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक गिरोह ऑनलाइन और एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने इस ठगी का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके कब्जे से 19 मोबाइल फ़ोन और एयर इंडिया के नियुक्ति पत्र भी बरामद किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।